हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मालवीय अराली पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को, और वहां पर हम अपने केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम था अपने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे। इसका एक लेक्चर हमने ले लिया था और इसमें हमने अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं, लवण किसको बोलते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, इन सब की बारे में जो बातें थी वो हमने अगले वीडियो में कर ली थी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब उसके बाद हम आ गए थे, ये आगे वाली क्लास में हमने प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जो विभिन्न सूचक होते हैं, इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपने फिनोप्थेलिन है, हल्दी है, प्राकृतिक सूचक है, गंधी सूचक है, कृत्रिम सूचक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अम्लों और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने अम्लों की और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई थी, उसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी करवाई थी। तो ये सारा जो मैटर है वो हमने कहाँ पर पढ़ लिया था, अगली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अपने आगे से स्टार्ट करेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो जब हम पाठ की अपने शुरुआत ही की थी वहीं पर हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+, और जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH-। ये हमने अम्ल और क्षार के जो गुण पढ़े थे उसमें ही हमने ये बात को क्लियर कर लिया था। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये जो H+ आयन है वो अकेला नहीं रहता, वो क्या करता है, वापस जैसे ये H+ आयन आया, ये क्या करेगा, वापस जल का जो ये अणु होगा उसके साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया करके एक हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देगा। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, ये अकेले नहीं पाए जाते। जैसे कि H+ आयन है, इसने क्या किया, जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अब जब अम्ल और जल इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन H+ आयन, जैसे ये HCl अम्ल है, इसमें से क्या होगा कि एक H+ अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते और Cl-, फिर ये H+ क्या करेगा, जल के अणु के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा और ये Cl अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जल में अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं कि जल में जो अम्ल होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। फिर है जल की उपस्थिति में क्षारक कौन सा आयन देंगे, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये सारा NOOH, इस NOH को क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो NaOH ये टूटेगा, सोडियम संयोजकता प्लस और ये माइनस, ये इस प्रकार से टूटेगा और कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, वो भी जल के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम 2+ आयन के रूप में और जलीय विलयन में कौन सा आयन दे देगा, OH- आयन देगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देंगे और साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। अब क्षार और अम्ल है, इनकी जो जल में घुलनशीलता किस प्रकार से होती है वो अपन को पढ़ना है। तो सभी क्षारक होते हैं, जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, और जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि NOH है, KOH है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्षार। तो जल में घुलनशील क्षारकों को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो प्रश्न पूछे तो क्या सभी क्षारक क्षार है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं है। केवल वही क्षारक क्षार कहलाएंगे जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन जो सभी क्षार है वो क्या होंगे, क्षारक होंगे। फिर है जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब हम क्या करेंगे, जल अम्ल है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, हमने पढ़ा था सांद्र विलयन कौन सा होता है, तनु विलयन कौन सा होता है, हमने आगे पढ़ा था कौन सा विलयन, एक था सांद्र और एक था तनु। सांद्र किसको बोलते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा, अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा क्या हो, कम। और तनु विलयन में क्या होगा, जल कैसी मात्रा में होगा, अधिक, और अम्ल कम मात्रा में। अब
हमारे पास कोई सांद्र विलयन है, अब उसको क्या करना है, तनु, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जल को मिलाना पड़ेगा। अगर अपन क्या करेंगे, ये अम्ल है और अम्ल के अंदर सीधा ही जब अपन ने जल डाल दिया तो क्या होगा कि जो अम्ल के अंदर जल जाएगा तो वो क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, जो उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी, और क्या होगा, अम्ल बाहर उछल के बाहर आ सकता है, जिससे हम क्या होंगे, जल सकते हैं। और ये जो पात्र है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा और ये परख नली भी टूट सकती है। तो इसके लिए हम जब किसी भी सांद्र विलयन को तनु करना है तो जल को क्या करेंगे, अम्ल के अंदर नहीं मिलाना है। हम क्या करेंगे कि जल के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या डालेंगे, अम्ल को डालते रहेंगे और विलयन को हिलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी वो थोड़ी कम होगी और अपन जलेंगे नहीं, और साथ में क्या होगी, परख नली भी टूटेगी नहीं। तो हमेशा हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि जलीय विलयन में जब किसी भी विलयन को सांद्र से तनु करती है तो हमको इस अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना है, बल्कि जल के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल को मिलाकर उसको हिलाते रहना है। ठीक है, तो जल के साथ अम्ल या सार को मिलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमेशा अम्ल या सार को ही जल में मिलाते हैं, अम्ल या सार को ही जल में मिलाना चाहिए, तथा मिलाते समय लगातार इसको क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया कैसी है, उष्मा शेपी। जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था कि अभिक्रिया कौन सी होती है, एक होती है उष्मा शेपी, एक होती है उष्मा शोषी। जिस अभिक्रिया में क्या उष्मा का उत्सर्जन हो वो कौन सी कहलाएगी, उष्मा शेपी। तो जब हम जल के अंदर क्या मिले, जल सांद्र विलयन है उसको तनु करेंगे तो अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्मा शेपी, और इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए, जल के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित मतलब उफनने लगेगा, होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो प्रश्न क्या आ सकता है कि किसी भी विलयन को, सांद्र विलयन को तनु करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला तो ये पूछ सकता है, फिर या इसको दूसरे रूप में ऐसे पूछ सकता है कि किसी भी विलयन को सांद्र से तनु करते समय हमें अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना चाहिए बल्कि जल के अंदर अम्ल को मिलाते हैं, क्यों, तो हमको ये रीजन लिखना है, क्योंकि जब हम अम्ल के अंदर या अम्ल में जल मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, और इसमें अत्यधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर हम अम्ल के अंदर जल को मिलाएंगे तो क्या होगा, उष्मा सेपी अभिक्रिया ज्यादा होगी और जो विलयन है वो क्या आस्फलित होने लगेगा या बाहर से मतलब बाहर निकल जाएगा, या जिससे हम जल सकते हैं। या फिर क्या होगा कि ये पात्र है वो क्या होगा, गर्म होगा, और ये जो पात्र है जिसमें अपन ने अम्ल लिया है वो टूट सकता है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको हमने शॉर्ट में, जो अम्ल है और सार है इनकी अभिक्रिया किस किस तरीके से हुई है वो हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई थी, धातु के साथ, और बना क्या था, लवण और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हमने किसके साथ की थी, धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ भी हमने लास्ट में क्या बना था, लवण और जल। इसीलिए तो हमने क्या क्या कहा था कि जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति सारी होती है। उसके बाद है धातु बाइकार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया करवाई थी, तो साथ में लवण जल तो बना था, लेकिन उसके साथ एक और गैस बनी थी, कौन सी, CO2 गैस बनी थी। फिर धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करने पर लवण फिर CO2 तथा जल बना था। अब अम्ल की सार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और लवण और जल का निर्माण होगा। तो ये जो सारे अम्ल के साथ अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया थी वो सारे इसमें आ गई। अब उसके बाद है सारक की अभिक्रिया। सबसे पहले हमने किसके साथ करवाई थी, धातु के साथ, तब क्या बना था, लवण बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। और धात्विक ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई थी तो क्या बना, लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर है सारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ करवाएंगे तो वापस क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनेटों के साथ जो सारक होते हैं वो कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो हमने जो जो अपने रिएक्शन पढ़ी थी उनका शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, अब है अम्ल और सार, ये अपन ने इनमें भिन्नता तो देखी है, किसके साथ रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब इसमें दोनों में क्या क्या समानताएं है वो अपन पढ़ेंगे। तो सभी अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी सार होते हैं वो क्या, OH आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या सार जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता या OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो तनुकरण में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले ये पात्र था,
यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या, जैसे अम्ल भरा हुआ है तो प्रति एकांक आयतन में किसकी मात्रा अधिक थी, अम्ल की। जब इसमें अपन ने इसको तनुकृत करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, जल लेंगे और जल के अंदर क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या मिलाएंगे, अम्ल, जिससे क्या होगा कि प्रति एकांक आयतन में किसकी मात्रा कम हो जाएगी, अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। फिर सार तथा अम्ल की प्रबलता। अब कोई भी सार है या अम्ल है वो प्रबल कैसा होगा, जब उसमें ना जो अम्ल और सार की प्रबलता वाले प्रबल अम्ल और प्रबल सार पढ़ाए थे, तब क्या है, जिसमें H+ आयन की सांद्रता क्या हो, अधिक, वो तो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल, और जिसमें OH आयन की सांद्रता क्या हो, अधिक, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल सार कहलाएंगे। तो किसी सार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन तथा OH आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी अम्ल या सार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो अम्ल, कोई भी अम्ल है या सार है वो कितना प्रबल है, वो अपन किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे कि एक सार्वभौमिक सूचक, जिसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, किसको क्या बोलते हैं, उसको पीएच स्केल के माध्यम से अपन ज्ञात करते। सबसे पहले तो ये सूचक में क्या था कि हम ये सिर्फ ये पता लगाते थे कोई भी चीज क्या है, या तो अम्ल है या सार है। तो अपन इसमें बहुत से सारे सूचक पढ़े थे, जैसे कि हमने ये हल्दी वाला उदाहरण देखा था, उसके बाद हमने फिनोप्थेलिन का उदाहरण देखा था, मेथिल ऑरेंज का उदाहरण देखा था। तो ये सारे क्या थे, सिर्फ अपन को पता लगा रहे थे कि अम्ल है या सार। और इसमें क्या करेंगे, हम अम्ल या सार की जो प्रबलता का मापन करेंगे, कोई भी अम्ल है वो कितना प्रबल है, या कोई सार वो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। इसके लिए एक सार्वभौमिक सूचक जिसका नाम है पीएच स्केल को हम यूज में लेते हैं। और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो वो सूचक कौन सा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल सामान्य होता क्या है कि इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। कितने तक अंक होते हैं, 1 से लेकर 14 तक। तो पहले सवाल पूछ ले कि पीएच स्केल में कितने अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। और इसमें जो ये 7, किसी भी वस्तु का अगर पीएच 7 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 7 उदासीन है, मतलब ना तो वो अम्ल है और ना वो सार है। तो पीएच जिसका 7 होगा वो क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन। उस विलयन में ना तो वो अम्ल है और ना सार है। अब इस 7 से जैसे जैसे अपन इस तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, क्या होगा, अम्लता में वृद्धि होगी, अम्लता में वृद्धि होगी, अम्लता में वृद्धि होगी। और 0 से जैसे इस तरफ बढ़ेंगे अपन, क्या होगा, अम्लता में कमी। और सार में जैसे जैसे अपन 7 से आगे बढ़ेंगे, 7 पर तो क्या होगा, उदासीन। जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, अपने सारकता में क्या होगी, वृद्धि। और 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगी, सारकता में कमी होगी। ठीक है। अब ये पीएच है, पीएच, पी का मतलब यहां पर पावर या पूषांश है, पावर, और H का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में P है पूषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, जिसका अर्थ क्या है, शक्ति। और H का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। तो पूरा नाम क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर इसमें pH 7 है तो इसका मतलब क्या होगा, विलयन उदासीन। फिर है pH अगर 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। अगर pH 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो प्रश्न पूछे किसी भी विलयन में अम्ल की प्रबलता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो pH स्केल का उपयोग किया जाता है। इसमें अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। उसमें अगर pH किसी वस्तु का विलयन का 7 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह विलयन कैसा है, उदासीन विलयन है। फिर इस pH, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, तो सबसे पहले है पौधों एवं पशु में pH के प्रति संवेदनशीलता होती है। अब जो हमारा शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर का टेम्परेचर है, हमारा रक्त है, वो हमारा शरीर किस pH के अंदर कार्य करता है, 7 से लेकर 7.8 परस्पर कार्य करता है। अब अगर इसमें भी 0.2 की भी वृद्धि हो जाए या थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अब क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें अपन विभिन्न जो गैसें, CO2 है, मेथेन है, इन सारी गैसों के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में
अम्लीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। और जब बारिश होगी तो ये अम्लीय पदार्थ क्या होंगे, इनके साथ साथ वर्षा के साथ नीचे आने लगेंगे, जिससे जो वर्षा का जल है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, वो क्या हो जाता है 5 जल के जो पीएच का मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, तो वो वर्षा कौन सी कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। उदासीन जल का पीएच कितना होता है 7। अब मिट्टी का पीएच है। अब अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम हो जाएगा, पीएच क्या होगा कम, तो इसका मतलब मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, या अधिक हो तो अधिक होगी तो क्या होगी, मिट्टी सारी है। तो किसान अपनी आवश्यकता अनुसार अम्लीय या सारे पदार्थ मिला लेता है। बहुत से किसानों को आपने देखा होगा क्या मिलाएंगे, चूना, खेत के अंदर चूना डालने लगते हैं। वो चूना क्यों डालेंगे कि वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय, और चूना क्या करेगी, उससे मिट्टी को अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो मिट्टी के पीएच में किस प्रकार से पीएच में लाभदायक है कि अगर किसान को पता होगा कि हमारी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, तो वो क्या करेगा, अगर इस मिट्टी अम्लीय है तो उसमें सारे पदार्थ मिला के क्या करेगा, मिट्टी को न्यूट्रल कर देगा, क्षारीयता को, अम्लीयता को कम कर देगा। उसी प्रकार अगर मिट्टी क्या है क्षारीय, तो उसमें थोड़ा सा अम्लीय पदार्थ, अम्लीय जो पदार्थ डाल के उसको क्या करेंगे, क्षारीयता को कम कर देंगे। उसके बाद है हमारे पाचन तंत्र में, हमने जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा था, हमारी जो जठर ग्रंथियां थी वहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था, वो कैसा था, सांद्र अम्ल था। कैसा, सांद्र। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल उत्पन्न करता है, भोजन के पाचन में जो सहायक होता है। अपच की स्थिति में क्या होगा, कभी कभी अपन क्या करते हैं, HCl अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है, और इस जलन को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम मेडिकल पर जाते हैं और क्या लाते हैं, इनो। तो इनो क्या होता है, जो अपने पेट के अंदर जो HCl अम्ल था वो कैसा था, अम्लीय, और इस अम्लीयता में क्या होगी, वृद्धि। हम जाएंगे क्या लाएंगे, इनो, और ये इनो कैसा पदार्थ है, क्षारीय। क्या है, क्षारीय। जब ये सारी पदार्थ का हम सेवन करेंगे तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बना देंगे, लवण और जल, और इस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और इस अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल या एंटी एसिड बोलते हैं। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में क्या होता है, दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपन जो मेडिकल पर जाते और अपन एक गुलाबी रंग या व्हाइट कलर की जो शीशी होती है वो अपन लेके आते हैं, और जब उसको पीते हैं वही क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीते ही एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके बाद और अपना जो ये दांत होता है, हमारा जो दांत होता है, इस दांत के ऊपर कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल, और यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इस इनेमल के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। ये इनेमल है, ये किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। जब हमारे मुंह का पीएच, अपन क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद बस ब्रश वगैरह नहीं करते और क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो सोने से क्या होगा कि जो खाद्य पदार्थ अपने जो मुंह में थोड़े से चिपक के रह गए, उनमें क्या होगा, रात में बैक्टीरिया उन पे क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, अम्ल का निर्माण कर देंगे। तो जब ये अम्ल की मात्रा अपने मुंह में बढ़ जाती है, तो हमारा जो मुख है उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्या करेगा, ऊपर की जो ये परत है वो क्या करेगी, धीरे धीरे से संसारित होने लगती है। फिर अब इसका इलाज क्या करेंगे, इसका इलाज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद या रात को सोने से पहले क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। तो क्षारीय दंतमंजन क्या करेगा, मुंह की अम्लता को कम करेगा। उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है। अब है पशुओं व पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। अब अपन मधुमक्खी अपन को कभी कभी क्या करती है, काट देती है। तो मधुमक्खी जब काटती है तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल। नोइक अम्ल। इस मेथोनोइक अम्ल के कारण क्या होता है कि हमारी त्वचा है उसमें क्या हो गई, जलन होने लगती है और सूजन आने लगती है। फिर अपन क्या करते हैं कि घर से अगर इसके ऊपर क्या लगा दे, अपने बेकिंग सोडा या खाने का सोडा लगा दे, तो वो क्या है, क्षारीय। कैसा पदार्थ है, क्षारीय। तो वो जलन धीरे से क्या होती, कम हो जाएगी। अब
कई लोग क्या करते हैं, एक नेटल नामक पौधा आता है, वो भी क्या करता है, मेथोनोइक अम्ल, उसके ऊपर जो छोटे छोटे कांटे होते हैं उनमें से मेथोनोइक अम्ल निकलता है, उसके कारण भी क्या होती है, जलन वगैरह होने लगती है। यहाँ पर हमारे देसी राजस्थान में इसको कुएस वगैरह भी बोलते हैं। तो नेटल के डंक वाले बाल मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होने लगता है। इसका इलाज है डंक वाले स्थान पर डाक के पौधे, ये जो डाक का पौधा होता है इसमें क्या होता है, सारी गुण, इसके गुण कैसे होते हैं, सारी की पत्ती को रगड़कर इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो और मधुमक्खी के डंक पर क्या लगा देंगे अपन, बेकिंग सोडा का उपयोग करने से भी आराम मिलता है। तो पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा के लिए क्या करते हैं कि मधुमक्खी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, फिर उसके ऊपर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, तो अपन को क्या करेंगे, लवण बना देंगे और अपन को राहत मिल जाएगी। उसके बाद नेटल का पौधा, उसमें से भी कौन सा अम्ल निकलता है, मेथोनोइक अम्ल। फिर डाक के पौधा कैसा होता है, सारीय, फिर आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी अम्लता कम हो जाएगी और अपन को आराम मिलेगा। तो पीएच के उपयोग क्या हो जाएंगे, सबसे पहले है पौधों व पशुओं की पीएच संवेदनशीलता होती है, फिर मिट्टी का पीएच, फिर हमारे पाचन तंत्र वाले में, फिर मधुमक्खी का उदाहरण आप याद रख लेना, और उसके बाद है पीएच के कारण दंत से। अब है साधारण नमक से रसायनों का प्रयोग। तो आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है अपन को कि विभिन्न पदार्थों का निर्माण, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का नाम, फिर है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर बेकिंग सोडे सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, इन सब का निर्माण अपन को करना है और इनका उपयोग किस प्रकार से होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका पूरा नाम NaOH, ये क्या है, सार है, क्या है, सार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है, अब इसका निर्माण कैसा होगा कि हमको क्या लेना है, नमक, क्या लेंगे, नमक, इस नमक के अंदर यार नमक लेंगे और नमक के अंदर क्या मिला देंगे, जल, फिर इस जल को मिला के नमक का घोल तैयार करेंगे और इस घोल को एक कंटेनर में इस प्रकार से डालेंगे और उसमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप एक तो क्या निकलती है, क्लोरीन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आप बोलोगे जब नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये है नमक 2NaCl, फिर इसमें क्या मिला दिया, जल, क्या बन गया, नमक का घोल। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे इस प्रकार का, और ये फैक्ट्री में किस प्रकार से अपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़े पैमाने पर बनता है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले अपन ये जो पात्र है इसमें दो छड़ें लगी होती है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड कैसा होता है, धन आवेशित सिरा, जो बैटरी से जोड़ेंगे ये क्या है, धन आवेशित सिरा प्लस वाला सिरा, और कैथोड होगा वो कैसा होगा, माइनस वाला सिरा होगा। अब अपन ने नमक मिलाया, नमक का घोल है, अब ये NaCl है, ये टूटेगा तो Na+Cl-, इसमें टूटेगा। अब उसके बाद है जल, ये किसमें टूटेगा, H+OH-। ठीक है, अब ये जो प्लस प्लस वाली चीजें हैं वो कहाँ पर जाएगी, प्लस आयन वाले, प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो ये NaOH का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, ये कैथोड पर, प्लस आयन के साथ ये NaOH कहाँ पर बनेगा, अपने कैथोड पर बनेगा, माइनस वाले पर, और क्लोरीन गैस अपन को प्राप्त होती है वो कहाँ पर होगी, एनोड पर। ठीक है, और H2 गैस है वो भी धन आवेशित गैस है, ये कहाँ पर अपन को मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी।
इस प्रकार का ये चैम्बर होता है। यहाँ से NaCl का सॉल्यूशन डाला जाता है, उसके बाद बचा हुआ सॉल्यूशन यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में दो गैसें निकलती है, एक होता है क्लोरीन गैस निकलती है और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड पर कौन प्राप्त होगा, NaOH प्राप्त होगा। फिर क्लोरीन तथा ये जो क्लोरीन गैस है वो भी कहाँ पर प्राप्त होगी, अपने एनोड पर प्राप्त होगी, सॉरी जो NaOH है वो कैथोड पर प्राप्त होगा, और जो H2 गैस है वो भी कहाँ पर प्राप्त होगी, अपने कैथोड पर प्राप्त होगी। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो सबसे पहले जो ये H2 गैस बनी इसको तो ईंधन के रूप में अपन उपयोग कर लेते, उसके बाद Cl2 गैस बनी, ये जल की स्वच्छता, फिर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में और CFC के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये PVC वगैरह आप बहुलक के चैप्टर में पढ़ोगे। फिर ये HCl, इसका इस्पात की सफाई तथा औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये जो NaOH है, जो इस अभिक्रिया में NaOH बना, इसका धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, फिर साबुन बनाने में, फिर कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः आपको NaOH का उपयोग याद रखना है। अब है जब ये क्लोरीन NaOH के साथ अभिक्रिया करती है तो विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजन तथा वस्त्र विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो क्लोरीन गैस है इसको वापस NaOH के साथ अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है दूसरा विरंजक चूर्ण का निर्माण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अपने जो क्लोरीन गैस आगे बनी थी उसको भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले बुझे हुए चूने का लेंगे और उसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो क्या है विरंजक, और साथ में क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। ये इस प्रकार का चैम्बर होता है और इसमें क्या कराया जाता है, यहाँ से बुझा हुआ चूना डाला जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से अंदर प्रवाहित की जाती है। यहाँ से क्लोरीन गैस यहाँ से प्रवाहित होगी, ऊपर से बुझा हुआ चूना आएंगे, दोनों में अभिक्रिया होगी, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा और साथ में विरंजक चूर्ण यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। जो व्यर्थ गैस है बिना काम की वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ में जल का भी निर्माण होता है। इस विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पर होता है, वी, देखो वी प्लस रंजक, रंजक का मतलब क्या है, रंग, तो रंग को साफ करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः आपको इसके 2 से 3 उपयोग आपको याद रखने हैं। सबसे पहले वस्त्रों के विरंजन में, कागज उद्योग में, फिर उसके बाद है पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने में। अब उसके बाद है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो नमक, वहां पर तो हमने क्या किया था, NaOH के निर्माण में नमक के घोल में क्या किया था, विद्युत धारा प्रवाहित की थी। यहाँ पर अपन को क्या करना है, नमक का घोल तो लेना है और उसके अंदर क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया, इन दोनों गैस को प्रवाहित करना है, जिससे अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा, या जिसे क्या बोलते हैं अपन, बेकिंग सोडा बोलते हैं। यह एक दुर्लभ अंशारक है। इसका उपयोग अपन ने कहाँ पर किया था, मधुमक्खी के डंक में वगैरह भी इसका उपयोग किया था। फिर खाना पकाते समय गर्म करने पर इससे निम्न अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो बेकिंग सोडा का अपना निर्माण कर लिया, किस प्रकार से किया, नमक के घोल में क्या किया, CO2 प्रवाहित की और साथ में अमोनिया गैस, ये दोनों गैस प्रवाहित करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। अब इस बेकिंग सोडे को जब अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल बनेगा और ये CO2 गैस बनेगी, और यही CO2 गैस बननी है। इसी के कारण क्या होता है, अपन घर पर रोटी खमन वगैरह बनाते हैं तो खाने का सोडा डालेंगे, फिर वो गर्म करेंगे, खाना बनाएंगे तो क्या लगेगी, उसको हीट लगेगी और साथ में थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट बनेगा और क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी। और इसी CO2 गैस के कारण क्या होती है, जो डबल रोटी है या खाद्य सामग्री होती है जो वो फूल जाती है। खाद्य सामग्री क्या होगी, फूल जाएगी, किसके कारण, इस CO2 गैस के कारण। अब इसका उपयोग क्या होगा कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टिक अम्ल आपस में मिलाएंगे।
इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी, केक, खमीर सारे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। यह एंटी एसिड का एक संघटक है। एंटी एसिड किसको बोलते हैं, जो अम्ल की प्रभाव को कम करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक में कैसे करेंगे, क्या आपने पढ़ा होगा कि जो CO2 गैस होती है वो आग को बुझाने का कार्य करती है। क्या करती है, आग को बुझाने का कार्य। और ऑक्सीजन क्या करती है, आग को जलाने में सहायक होती है। तो जब इस आग के ऊपर क्या डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, जो बेकिंग सोडा डालेंगे तो हीट के कारण क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और CO2 गैस निकलेगी तो वह आग को बुझा देगी। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग का किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, जब नमक के घोल में अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद में बनेगा और साथ में अपने बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। जब इस बेकिंग सोडे को अपन गर्म करेंगे तो साथ में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। अब है धोने का सोडा या अपने वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये जो दोनों का सोडा है इसका निर्माण किस प्रकार से होगा कि यहां पर देखो, इस अभिक्रिया में अपने जब इस बेकिंग सोडे को गर्म किया था तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट, यही क्या है, धोने का सोडा। अब ये सोडियम कार्बोनेट था, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे कि जब जल के 10 अणुओं का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, दावन सोडा। अगर ये जल के अणु नहीं है तो ये क्रिस्टलीकरण नहीं होगा। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यह एक क्षारीय लवण है। तो अपन को कुछ नहीं करना, जो सोडियम कार्बोनेट वहां पर बना था उसके साथ 10 जल के अणुओं का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपने धोने का सोडे का निर्माण हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं अपन, सबसे पहले कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घर में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता अपन ने पढ़ा, जल के जो कठोर जल होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। तो ये क्या करेगा, धोने का सोडा उसके जल की कठोरता को दूर करने में सहायता करता है। अब उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप कभी हॉस्पिटल पर जाते हो, चोट वगैरह लगती है, हड्डी टूट जाती है, तो जो डॉक्टर अपने यहाँ पर जो ऊपर लेप करके एक कठोर सा पदार्थ लगा जाता है, पूरा खोल होता है, वो क्या कहलाता है, वही क्या होता है, ये जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। उसके बाद अपने घर पर देखा होगा PUP वगैरह करते हैं, छतों का निर्माण करते हैं, तब वो भी क्या होती है, किसका बना हुआ होता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस PUP का बना हुआ होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का हाफ H2O, इसमें देखो जल का क्रिस्टलीकरण, जल के कितने अणु इसमें, हाफ H2O है। अब जिप्सम को सबसे पहले ये फॉर्मूला किसका है, CaSO4 और 2H2O, ये फॉर्मूला किसका है, जिप्सम। अब जब इस जिप्सम को क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर इसको गर्म करती है तो ये जल के अणुओं का क्या करेगा, त्याग कर देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP का निर्माण करता है। तो यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो ये देखो, ये सबसे पहले क्या है, अपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये क्या है, POP। इस POP में क्या करेंगे, जल का और एक अणु मिल जाएगा, हाफ 3/2 अणु इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। या फिर इससे यह अभिक्रिया जब उल्टी होगी तो क्या होगा कि इसमें से हाफ H2O निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। और इसका उपयोग किसमें होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को सही करने में, फिर इसका बाद इसका उपयोग खिलौनों, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। अपन गणपति विसर्जन में वगैरह बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, वो भी किससे बनती है, इस POP से बनती है। टेम्परेचर आपको याद रखना है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन। ठीक है, ये हो गया अपने POP। अब उसके बाद ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं। अब जैसे कि ये CuSO4 5H2 में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 5। इसी प्रकार अपन ने धोने का सोडा, उसमें क्रिस्टलीकरण में जल के अणुओं की संख्या कितनी थी, 10। जिप्सम में कितनी थी, 2। ठीक है, और इसी के साथ
अपना जो ये अध्याय नंबर 2 है अम्ल, क्षार और लवण यहाँ पर पूरा होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए।